नमस्कार, स्वागत है आपका इन वॉइस में। लेकर आया हुआ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर तोलता है। तोलेगा इस बार प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि हमारी सरकार सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देने को लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा, उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर को गाली देने से काम नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन, पूंजी की निर्मित, यदि हिंदी में मैं कहूं तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत जरूरी है। जब तक वो पूंजी का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम पूंजी का वितरण कैसे कर पाएंगे। यदि देश के सभी लोगों को पैसा देना हो, सभी का भला करना हो, अच्छे अच्छे विकास के काम करने हो तो पैसे की जरूरत होती है और प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बाबू सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म करनी, मतलब बाबू के पे कटाक्ष था उनका, खत्म करने की बात तो नहीं की, लेकिन जिस हिसाब से कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे सीधे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, इसकी दो तरह से लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर फर्टिलाइजर प्लांट का इंचार्ज बनने से वो फर्टिलाइजर प्लांट कैसा चलाएगा। उन्होंने कहा कि क्या किसी एविएशन कंपनी को आईएएस ऑफिसर यदि हेड करता है तो वो विमान चला पाएगा क्या। तो प्रश्न ये है, यही सिस्टम यदि देश में हम लागू करें और नेताओं पे लागू करें तो मुझे लगता है इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाने में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो सबको लग रहा था कि प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री बनेंगे या किसी बड़े पोस्ट पर रहेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो मंत्रिमंडल में थे ही नहीं। बाद में प्रणब जी ने किसी से बात करते हुए जरूर कहा था कि पूरी लिस्ट मुझे बनाने के लिए बोला था मंत्रियों की, और कहा था कि वित्त मंत्रालय खाली छोड़ा जाए। तो मैंने पूरे मंत्रियों की लिस्ट बनाई थी और किसको कौन सा मंत्रालय देना था ये भी बता दिया था, और नरसिंह राव जी ने वही किया। उनको ये अपेक्षा थी कि वित्त मंत्रालय इसलिए खाली छोड़ने के लिए बोला, शायद वो वित्त मंत्री उनको बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा शौक लगा जब उनको पता पड़ा कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाने जा रहे थे, जो मनमोहन सिंह कभी राजनीति में थे नहीं। और फिर प्रणब मुखर्जी को उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, वो इतिहास है। लेकिन एक अच्छे फाइनेंस के जानकार को, एक अच्छे अर्थशास्त्री को इस देश का अर्थमंत्री बनाया गया, और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति, जहां हम हमारा सोना गिरवी रख के मार्केट से लोन लेते थे, इतनी स्थिति खराब हो गई थी, वहां हम वर्ल्ड की नामी इकोनॉमी हुई। वो जो नरसिंह राव जी ने अपने रिफॉर्म्स किए, उस रिफॉर्म्स के नतीजे ये रहे कि उनका नाम पूरे देश में हुआ, पूरे विश्व में हुआ। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लगातार उनसे ज्ञान लेते थे। उसके बाद यूपीए के 2 टर्म्स आए और उनको यूपीए ने बाकायदा प्रधानमंत्री के पद पर रखकर देश का विकास करने का प्रयास किया। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ हम अपेक्षा रखते हैं मोदी जी से भी। यदि आप बाबुओं में लोग प्रोफेशनल लोग लाना चाहते हैं, यदि आप ये समझते हैं कि जिसका काम वही करे, तो फिर हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी वही होना चाहिए जिसको डिफेंस आता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसको एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी हो। हमारे यहाँ वित्त मंत्री वो होना चाहिए जिसको वाकई वित्त का खेल समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर के जो हमारे 6 विदेश नीति के विदेश मंत्रालय के हमारे जो सचिव थे, उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया क्योंकि वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन हमारे वर्तमान सरकार में प्रॉब्लम यह है कि विदेश सचिव को तो विदेश मंत्री आपने बना दिया, लेकिन सारी नीतियां प्रधानमंत्री कार्यालय से ही चलती है। वित्त मंत्रालय में भी बाय एंड लार्ज प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती हैं। हमारे यहाँ शेखावत साहब को जल शक्ति मंत्रालय दे दिया। अब उनका जल से और शक्ति से कितना सही मतलब जुड़ाव है ये तो वही जाने, क्योंकि उनका जुड़ाव तो किसी चिट फंड कंपनी से दिखाई देता है जिसका केस एक राजस्थान में रजिस्टर है। ऐसे कई चीजें हैं हमारे यहाँ हम देखते हैं। ये अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ कम से कम एक डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया, लेकिन फिर उनकी उतनी छूट भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो मंत्री है वो इतना सफोकेशन महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि उनके मंत्रालय में गलत हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय का इंटरवेन है, ऐसे लोग कहते हैं। मतलब जब मैं मंत्रियों से बात करता हूं तभी भी उनका कहना ये होता है कि नहीं, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आते हैं। तो बाय एंड लार्ज
यदि प्रोफेशनल आप बाकी जगह चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेना चाहते हो, तो फिर आपके मंत्रिमंडल में भी आपको वो लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों का वजूद है, जिनको समझ में आता है। क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मैं दावे के साथ कहता हूं, राइफल और गन इसका फर्क पूछा जाए तो शायद वो बता नहीं पाएंगे। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे मंत्रियों को पूछने पे उनका जो सामान्य ज्ञान है वो लोगों तक जब सामने आ जाएगा तो सब अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे कि क्या हमारे मंत्री इतना भी नहीं जानते। ऐसी कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को भी अपने आप को बदलना होगा। मात्र वेल्थ क्रिएशन के नाम पे आप यदि प्राइवेटाइज करोगे तो फिर वेल्थ क्रिएशन किसके लिए, ये पूंजी किसके लिए? पूंजी पूंजीपतियों के पास ही रहेगी और उनकी पूंजी बढ़ेगी, तो फिर देश में वो पूंजी का वितरण कैसा होगा? क्योंकि कोविड पीरियड में भी हमने देखा है देश में 2 ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी पूंजी का जो विकास है वो सैकड़ों अनुपात में जो हुआ है वो कई मल्टीफोल्ड अनुपात में हुआ है, कई गुना हुआ है। तो ये वेल्थ एक ही के पास क्यों, 1-2 के पास ही क्यों? क्या वो सरकारी दामाद के तरह स्थापित है मार्केट में? ये तमाम चीजें दी जाती है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको दूं कि जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट हो रहा था, उसके जब टेंडर निकले थे तो उस टेंडर में जो क्लॉजेस डाले गए थे उस क्लॉजेस की अवहेलना की गई। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी और मिनिस्ट्री और अपना नीति आयोग भी, जो पुराने जमाने में प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग की तरफ से भी ऑब्जेक्शन उठाए गए कि यदि ये चीजें इसमें नहीं होगी तो फिर ये टेंडर का कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि जिसको आप, लेकिन इनको अडानी जी को टेंडर देना था तो शायद वो क्लॉजेस को रिजेक्ट किया गया। ये उन्होंने लिए हुए ऑब्जेक्शन, सरकार ने उस ऑब्जेक्शन को कैसा निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये ऑब्जेक्शन किसी काम के नहीं है, एक लाइन से पूरे ऑब्जेक्शन खत्म कर दिए। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर डिटेल छापा है। तो ये तमाम चीजें होती है तो तब हमको समझ में आता है कि प्राइवेटाइज हम करते हैं तो क्या किसी को एक को भला करने के लिए करते हैं या देश का भला करने के लिए करते हैं? ये तो सरकार की कथनी और करनी में जब फर्क उठता है तब सवाल उठते हैं। नहीं तो कोई भी सरकार यदि अच्छा काम करे देश के लिए तो लोग उनकी जय जयकार करते हैं, सवाल नहीं उठाते। कई चीजें होती है कि जो सरकार या जो नेता होते हैं वो झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। मीडिया का काम है, खासकर हिंदू वॉइस जैसे हमारी जो पोर्टल है, हम हमेशा सच्चाई सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती हमारे दर्शकों से है, हमारी दोस्ती देश की भलाई में है, समाज की भलाई में है, उनसे हमारी दोस्ती है। इसलिए कोई गलत होता है तो सामने लाने का प्रयास करता हूं। ये किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर सवाल उन्हीं को पूछे जाएंगे जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है उनको क्या पूछा जाएगा। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हम सरकार के खिलाफ है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम एक वॉचडॉग के रूप में काम करना चाहते हैं। जहां गलती थोड़ी सी होती है तो हमें बोलने का, हम समझते हैं कि बोलने का अधिकार है, क्योंकि हमारी सारी बातें हम बोल के आपके लिए लाते हैं, ना कि कोई आत्म संतुष्टि के लिए हम बोलते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप जरूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।